चैप्टर 7 भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इसके कारण क्या थे? असफलता के कारण क्या थे? स्वरूप क्या था? और प्रमुख विद्रोह क्यों हुआ था? ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह के कारण जो थे, आर्थिक कारण था, वो था ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों, महाजनों का प्रभाव बढ़ाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। फलतः आदिवासी बनाया। मतलब आर्थिक कारण में क्या था कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों, महाजनों का प्रभाव बढ़ाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। फलतः आदिवासी अपनी भूमि क्षेत्र में बेदखल किए जाने लगे, उनमें असंतोष पैदा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों को भी कर के दायरे में ला दिया और उनके द्वारा किए जाने वाला मदिरा निर्माण पर भी कर आरोपित किए। अतः जनजातियों के परंपरागत अधिकारों एवं रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हुआ। अतः जनजातियों के विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार की वन नीति ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया। फलतः जातियों को जंगल से परंपरागत अधिकार समाप्त हुए, जबकि जनजातियों का जीवन वन संपदा पर निर्भर था। अतः उसमें असंतोष पैदा हुआ। प्रशासनिक कारण में क्या था? जब ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के तहत बने कानून का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। अतः औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना जैसे पुलिस थाना, सैन्य छावनी, रेलवे, ब्रिटिश कानून का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। इससे जनजातियों की विस्थापित भी होना पड़ा और उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप हुआ, अर्थात उनकी पहचान पर चोट पहुंची। अतः उसमें असंतोष पैदा हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में क्या था कि ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों ने आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया। आदिवासियों को असभ्य कहकर उनके धर्म परिवर्तन पर बल दिया गया। फलतः जनजातियों में असंतोष बढ़ा। इसी तरह जब कानून द्वारा नर बलि रोकने का प्रयास किया गया तो जनजातियों ने अपने रीति रिवाज को हस्तक्षेप मानकर उनका विरोध किया। इस विद्रोह का सर्वप्रमुख उदाहरण खोंड जाति की विद्रोह है। ब्रिटिश कंपनी ने जनजातियों को जबरन मजदूरी के लिए बाध्य किया। वस्तुतः सड़क निर्माण, रेलवे लाइन का विकास, बागानों में खेती जैसे कार्य में उन्हें लगाया गया। फलतः उनमें असंतोष बढ़ा। इसी तरह आदिवासी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा खूंटी में विश्वास करते थे और ब्रिटिश नीतियों ने इस अवधारणा पर प्रहार किया था। जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजातियाँ अपने क्षेत्र में आने वाली बाहरी लोगों जैसे अंग्रेज, साहूकार, जमींदार, ठेकेदार को दीकू कहते थे। असफलता के कारण जनजातीय जनजातियों ने कई विद्रोह की पूर्व योजना नहीं बनाई थी। साथ ही सभी जनजातियां को एक साथ विद्रोह भी नहीं हुआ। फलतः विभिन्न जनजातियां जैसे भील, कोल, मुंडा, संथाल आदि ने अलग अलग समय में विद्रोह किया था। सरकार ने इन विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। आदिवासी परंपरागत हथियार जैसे कृषि उपकरण, तीर कमान में युक्त थे, जबकि ब्रिटिश आधुनिक हथियारों से युक्त थे। अतः सरकार को इन विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। जनजातियों में अंधविश्वास मौजूद था। उनका मानना था कि चमत्कारी शक्तियों से वे ब्रिटिश को पराजित कर देंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और वे स्वयं पराजित हो गए। वस्तुतः संताल विद्रोह के दौरान जनजातियों का मानना था कि उनके तीर कमान आग उगलेंगे और ब्रिटिश की बंदूकें पानी बन जाएंगी। स्वरूप क्या था? जनजातीय विद्रोह का स्वरूप स्थानीय दिखाई देता है। वस्तुतः मुद्दे एवं
नेतृत्वकर्ता स्थानीय होते थे। इस तरह इन विद्रोह को स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। जनजातीय विद्रोह मसीहावादी स्वरूप से युक्त था। वस्तुतः वे चमत्कारिक शक्तियों में अटूट विश्वास रखते थे। जनजातियों ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कई ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं था कोई ठोस विकल्प। वस्तुतः वे वर्तमान में हो रहे शोषण से असंतुष्ट थे। इसी तरह जनजातियों के असंतोष की अभिव्यक्ति को विद्रोह की श्रेणी में रखा जाता था जो हिंसक स्वरूप लिए हुए था। प्रमुख विद्रोह में क्या है? खासी विद्रोह। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व में पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और यहाँ सड़क निर्माण शुरू किया और इससे जनजातियों का जबरन श्रम के लिए बाध्य होना पड़ा। फलतः खासी जनजातीय के लोगों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। तीरथ सिंह। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह कब से कब था? 1831 में। इसका कारण कोल जनजाति से उनकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह में कोल जनजाति का नेतृत्व बुद्धो भगत और सुरगा राय ने किया। ब्रिटिश शासन ने यहाँ कुछ प्रशासनिक सुधार करते हुए कोलों को एक अलग क्षेत्र का निर्माण किया। संथाल विद्रोह 1855 से 56। झारखंड में संथाल विद्रोह ने राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो कानू ने किया। संताल विद्रोह ने जनजाति से संपत्ति अधिकार को लेकर विद्रोह किया और वस्तुतः जमींदार संथालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। अतः संथाल ने अपनी स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समस्या समाधान न होने पर उन्हें सशस्त्र विद्रोह किया गया। अंततः सरकार ने इस विद्रोह का दमन किया। साथ ही सरकार ने संथालों के क्षेत्र को एक पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए उनका नाम संथाल परगना रखा और यहाँ ब्रिटिश कानून को शिथिल रखा और उसे भूमि में बेदखल करने से रोक लिया। जलिया ग्राम आंदोलन। मणिपुर विद्रोह 1891। मणिपुर में विद्रोह सत्ता की स्थापना के बाद जनजातियों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। जालिया ग्राम आंदोलन। मणिपुर विद्रोह 1891। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासक के बदले अंग्रेजों को दे। अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। 20वीं सदी में मणिपुर के जैदो नाग नामक जनजातीय नेता के नेतृत्व में एक हरका आंदोलन चलाया गया और जिसके तहत उसने युवकों को संगठन बनाया और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, किंतु 1930 ईस्वी में पकड़कर फांसी दे दी गई। इसकी मृत्यु के बाद रानी गौंडल्य ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और गांधीवादी पद्धति के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विद्रोह किया। रानी गौंडल्य नागा जनजाति से जुड़ी हुई थी और 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और आज़ादी के पश्चात ही भारत सरकार ने उन्हें मुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया। मुंडा विद्रोह। उलगान विद्रोह 1899। महान हलचल। मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना तथा अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना तथा कर्मकांडों से हटकर एकश्वरवाद पर बल देना था। साथ ही ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देकर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, जिन्हें धरती आबा भी कहते हैं। यह प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त थे तथा वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख दोंका मुंडा को बनाया। इस राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे: सरकारी नियम एवं सरकारी कर्मचारी की अवहेलना करना, मालगुजारी पर रोक लगाना, भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना, सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना।
ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक मुंडा राज की स्थापना। बिरसा मुंडा स्वयं को चमत्कारी शक्तियों से युक्त मानता था। उनका दावा था कि इसे ईश्वर के दर्शन हुए हैं और उसके पास लोगों को रोग से ठीक करने के लिए चमत्कारी शक्ति है। अतः ब्रिटिश ने 1900 ईस्वी में सैल रकाब पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, जहां 1900 ईस्वी में जेल में हो ही बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। किसान आंदोलन कारण, स्वरूप और प्रमुख हुए। 19वीं शताब्दी 20वीं से ब्रिटिश भू राजस्व की नीति ने किसानों पर अत्यधिक लगान राशि आरोपित की, तो साथ ही कृषि में जमींदार, साहूकार जैसे बिचौलिए का प्रवेश बढ़ा। इनके शोषण से किसान पीड़ित हुए और सरकार की जिस औपनिवेशिक नीति ने महाजनी प्रथा को बढ़ावा दिया, उससे किसान अपनी भूमि अधिकारों से वंचित होने लगे। इस महाजनी शोषण से किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी और किसानों की कठिनाइयां भी बढ़ी। इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण के औपनिवेशिक चरित्र ने किसानों के नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया। इसी क्रम में एक तरफ कपास, जूट, अफीम जैसी फसलों की खेती बढ़ी, फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और किसानों की कठिनाइयां बढ़ी। ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और शिल्पकार बेरोजगार हुए और कृषि कार्य करने के लिए बाध्य हुए। इससे कृषि के अतिरिक्त बोझ बढ़ा तथा कृषि और भी पिछड़ गए। उत्पादन में कमी एवं किसानों की क्रय शक्ति में कमी के अकाल की बारंबारता बढ़ी और फलतः किसानों को कष्ट बढ़े। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात हुआ, अतः वस्तुओं की कमी से मूल्यों में वृद्धि हुई और दूसरी तरफ अत्यधिक भू राजस्व चुकाने के कारण किसानों की क्रय शक्ति कम हुई, अतः किसानों की कठिनाई है। 1917 ईस्वी में रूस की साम्यवादी क्रांति की सफलता का श्रेय भारत में साम्यवादी दल संगठन बने और जिन्होंने किसानों को एकजुट होकर शासन से मुक्ति के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के भारत आगमन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुए, जहां किसानों की मांग को प्रमुखता से उठे। इसी क्रम में किसान भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर संघर्षरत रहे। 19वीं सदी में किसान आंदोलन का स्वरूप। 19वीं सदी के किसान आंदोलन स्थानीय और समस्याओं से जुड़े हुए थे। वे अपने शोषण के लिए भारतीय जमींदार एवं साहूकार को उत्तरदायी मानकर संघर्ष कर रहे थे। वस्तुतः किसानों की दृष्टि अभी भी व्यापक नहीं हुई थी और वे ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण को समझ नहीं पा रहे थे। मतलब किसान सोचता था कि इसके लिए जमींदार ही जिम्मेवार है, लेकिन वास्तव में तो ब्रिटिश था, लेकिन वो उतना भी नहीं सोच पा रहा था। 19वीं सदी में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एवं मुद्दे स्थानीय थे और ये स्वतः उत्पन्न होने वाले दिखाई देते हैं और साथ ही हिंसक स्वरूप से युक्त थे और चमत्कारी शक्तियों में विश्वास करते थे। 20वीं सदी में किसान आंदोलन का स्वरूप। 20वीं सदी में कृषक का स्वरूप व्यापक हो गया। आर्थिक मांगों के साथ साथ वे अब राजनीतिक मांगे भी जुड़ गई। 19वीं सदी सेकेंड पॉइंट क्या था कि 19वीं सदी में किसान आंदोलन में नेतृत्वकर्ता एवं मुद्दे स्थानीय थे, वे स्वतः उत्पन्न होने वाले दिखाई देते थे। मुद्दा क्या था? स्थानीय था, साथ ही वे हिंसक स्वरूप से युक्त थे और चमत्कारी शक्तियों में विश्वास, मतलब हिंसा कर लेते थे लोग और चमत्कारी शक्तियाँ। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था? ये तो 19वीं शताब्दी का था कि मतलब पहले वो मानते थे कि किसान की दयनीय स्थिति के लिए जमींदार जिम्मेदार है, ना कि ब्रिटिश, क्योंकि उतना भी वो सोचने में। दूसरा क्या था कि उनकी जो समस्याएं थी वो स्थानिक थी और स्वरूप उसका कैसा था? झगड़ा करते थे, हिंसक था और हिंसक के साथ साथ चमत्कारी शक्तियों में भी विश्वास करते थे। 20वीं सदी में किसान आंदोलन का स्वरूप। 20वीं सदी में कृषक आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया। आर्थिक मांगों के साथ साथ अब राजनीतिक मांगे भी जुड़ गई। वस्तुतः किसान अब राष्ट्रीय चेतना से युक्त होकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, मतलब अब स्थानिक नहीं था बल्कि राष्ट्रीय था। ठीक है। 20वीं सदी में कृषक आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया। आर्थिक मांगों के साथ साथ अब राजनीतिक, मतलब लोग आर्थिक मांग तो कर रहे थे, अब साथ साथ राजनीतिक भी कर रहे थे
वस्तुतः किसान अब राष्ट्रीय चेतना से युक्त होकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, अतः उनकी मांग में स्वराज की प्राप्ति, नेताओं का जेल से रिहा करना, अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करना, मतलब देखो अब क्या है कि वो आर्थिक ना है बल्कि वो राजनीति भी है, राष्ट्रीय चेतना उनमें आ रही है। अतः उनकी मांगों में स्वराज की प्राप्ति, नेताओं का जेल से रिहा होना, अन्यायपूर्ण कानूनों को, स्वराज की अभिप्राप्ति है, नेता को जेल से रिहा करना, अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करना आदि है। 20वीं सदी में किसान आंदोलन में संघर्ष की आधुनिक राजनीतिक पत्तियां दिखाई देती है, जैसे धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, जय को भरो आंदोलन, ठीक है ना, ये कुछ था। 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं ने किया, जैसे चंपारण में किसान आंदोलन आधुनिक राजनीतिक पद्धति पे है, ठीक है। 20वीं सदी से आज लोग कैसे धरना प्रदर्शन करते थे, उस समय भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया था, जैसे चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, ठीक है ना, जो प्रांत के नेता थे या राष्ट्रीय नेता थे वो लोग कर रहे थे। 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़ गया, मतलब कि समाज में सभी को हक हो, मतलब जो हाई क्लास है वो हमें भी मिले। इसी क्रम में अनेक किसान संगठन जैसे अवध किसान संगठन, आंध्र रैयत संघ, अखिल भारतीय किसान सभा आदि का गठन हुआ। प्रमुख किसान विद्रोह में क्या था कि सन्यासी विद्रोह, जैसे 1763 से 1800 में जो होता है, तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, ये सब थे। सन्यासी विद्रोह जो हुआ है ना 1763 से 1800 में, तो इसका नेतृत्व करता कौन है? मंजर शाह, मूसा शाह है, भवानी पाठक है। प्रमुख किसान विद्रोह में क्या था? तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक थे। यह विद्रोह बंगाल में बड़े अकाल के पश्चात हुआ। वस्तुतः खाद्यान्न की कमी के कारण किसान असंतुष्ट थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज ने तीर्थ स्थानों पर यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना, क्योंकि क्या था ना कि जब मान लो खाद्यान्न में कमी हो रहा है तो लोग भगवान में विश्वास करते थे। अब है कि अंग्रेज जो है तीर्थ यात्रा पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ है? तो 1763 से 1800। और सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? तो मंजर शाह है, मूसा शाह है, भवानी पाठक है। यह विद्रोह बंगाल में पड़े अकाल के पश्चात हुआ। वस्तुतः खाद्यान्न में कमी के कारण किसान असंतुष्ट थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध, अतः लोगों में असंतोष पैदा हुआ। इसी क्रम में ब्रिटिश व्यापारी केंद्रों पर हमला किया गया और विद्रोह में हिंदू, क्योंकि देखो उस समय व्यापारिक केंद्र मतलब उनका क्या था, गोदाम वगैरह हुआ था, फर्स्ट क्लास में सर बताए थे ना। विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की चट्टोपाध्याय की बुक आनंद मठ में किया गया है 1882 में। पाइका विद्रोह क्या है? तो 1817 ईस्वी में हुआ है उड़ीसा में। 1803 में ब्रिटिश कंपनी ने खुर्दा रियासत पर नियंत्रण स्थापित किया। खुर्दा के शासक परंपरागत रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे और धरती पर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। ये उड़ीसा के लोगों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता का प्रतीक था। उड़ीसा के गजपति शासक मुकुंद देव द्वितीय अल्पसंख्यक था और उनका संरक्षक जय गुरु थे। अंग्रेजों ने जब जगपति शासक का अपमान किया तो इसका विरोध जय गुरु ने किया। फलतः अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक उनका अंत कर दिया। जय गुरु के शरीर को अनेक टुकड़े कर दिए, ठीक है। उड़ीसा का गजपति शासक कौन था? मुकुंद देव, जो अल्पसंख्यक था, उसका एक संरक्षक था जय गुरु। अंग्रेजों ने जब जगपति शासक का अपमान किया तो उसका विरोध जय गुरु किया था।
तो उसका ना जयगुरु को टुकड़ा टुकड़ा करवा दे। कुछ समय पश्चात गजपति राजाओं के असंगठित सैन्य दल के प्रमुख बख्शी जगत बंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइक विद्रोह आरंभ हुआ और ये पाइक उड़ीसा के परंपरागत भूमि सैनिक। पाइक क्या थे? तो वो भूमिगत सैनिक थे और योद्धा के रूप में वहाँ के लोगों की भी सेवा करते थे। अंग्रेजों ने खुर्दा पर विजय प्राप्त करने के पश्चात पाइकों की लगान मुक्त भूमि हड़प ली और उन्हें भूमि से विमुख कर दिया। उनसे जबरन अनाज वसूली की गई। फलतः असंतुष्ट होकर जगत बंधु के नेतृत्व में पाइकों ने विद्रोह किया। इस सशस्त्र विद्रोह में अनेक अंग्रेज मारे गए और पुलिस थानों और राजकोष में आग लगा दी। यह विद्रोह उड़ीसा के अन्य क्षेत्र में तेजी से फैला, अंततः विद्रोह का दमन किया। 2017 में पाइक विद्रोह के 200 वर्ष पूरा होने पर उड़ीसा की सरकार ने इसके महत्व को उद्घाटित करते हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। नील विद्रोह 1859 से 60। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। इनके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। बंगाल में नील उत्पादक ठेकेदार ने किसान की खेती के लिए बाध्य किया। इसका उपयोग वस्त्रों को रंगने में किया जाता था। दरअसल जिस उपजाऊ भूमि को चावल की खेती की जाती थी उस पर किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। नील ठेकेदार किसानों को शोषण कर रहे थे और बलपूर्वक उनको भूमि में से बेदखल करना और उनके पशुओं को जब्त करना, उनके घर एवं फसलों को नष्ट करना। अतः नील किसानों ने इस शोषण के विरुद्ध समस्त शिकायत प्रस्तुत की और इसी क्रम में एक भारतीय अधिकारी हेमचंद्र आकार के निर्णय से प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। वस्तुतः हेमचंद्रकार ने सरकारी नियमों को समझने में भूल कर स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसान अपनी उपज पर अपनी इच्छा अनुसार खेती कर सके। अतः किसानों ने नील उत्पादन के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना शुरू कर दिया और इसी क्रम में विद्रोह हुआ। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया और जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव टिंकर थे। आयोग ने नील किसानों की मांग को सही बताया और अतः सरकार ने कहा कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नील किसानों के कष्ट को वर्णन दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण 1860 ईस्वी के पुस्तक में किया है और नील विद्रोह के संदर्भ में वायसराय केनिंग ने कहा कि जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह में थी उतनी ही चिंता मुझे इस विद्रोह में भी है। पावना विद्रोह अगला है, यह 1873 में होता है। बंगाल में 1859 ईस्वी में एक सरकारी नियम के तहत किसानों को यह सुरक्षा दी गई कि 12 वर्षों तक एक ही भूमि पर खेती करने वाले किसानों की जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है। पावना विद्रोह, पावना मतलब ये बंगाल में क्या हुआ ना कि 1859 ईस्वी में एक सरकारी नियम निकला कि यदि कोई 12 वर्ष तक खेती कर लिया किसान तो उसको नहीं बेदखल कर दिया जाएगा। किंतु जमींदार जो थे इस नियम का उल्लंघन कर किसानों को भूमि बेदखल कर खेती करवाकर उनका शोषण कर रहे थे। अतः किसानों ने जमींदारों से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया और लगान देने से इनकार कर दिया। ठीक है। इसी विद्रोह का नेतृत्व किसान चंद्र राय, शंभूपाल एवं खुदी मुल्ला ने किया। इस विद्रोह की खास बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रही और उन्होंने घोषणा की कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह कथन किसानों के सीमित दृष्टिकोण का परिचायक है जो 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप में उद्घाटित हुआ। उद्घाटित करता है। वस्तुतः किसान अपने निकटवर्ती शोषक को तो पहचान रहे थे किंतु दूर स्थित शोषणकर्ता अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को नहीं पहचान रहे थे। इस तरह विद्रोह सामंतवाद विरोधी तो था किंतु साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। मतलब सामंत का कर रहा था। इस विद्रोह
दक्कन के दंगे 1875 ईस्वी में होता है। दक्कन का दंगा कब होता है? 1875 ईस्वी में। किसानों द्वारा दक्कन महाराष्ट्र में कपास की खेती की मांग बढ़ने से किसानों को जो लाभ मिलता भू राजस्व की राशि में वृद्धि के कारण नहीं मिल पा रहा था। किसानों द्वारा दक्कन महाराष्ट्र में कपास की खेती की मांग बढ़ने से किसानों को जो लाभ मिलता भू राजस्व की में वृद्धि के कारण नहीं मिल सका। दूसरी तरफ कपास की मांग में कमी के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः असंतुष्ट होकर उन्होंने विद्रोह किया, जिसे दक्कन के दंगे कहा जाता है। वस्तुतः अमेरिकी गृह युद्ध आरंभ होने के कारण अमेरिकी कपास का इंग्लैंड आना बाधित हो गया। अतः इंग्लैंड को औद्योगिक आवश्यकता के लिए भारत के दक्कन क्षेत्र में कपास के उत्पादन पर बल दिया गया। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की राशि में लगभग 50% की वृद्धि कर दी। अतः किसानों पर बोझ बढ़ा और दूसरी तरफ अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका इंग्लैंड व्यापार सुचारू रूप से चलने लगा तो दक्कन कपास की मांग में कमी आई। फलतः किसान कपास उत्पादक को मंदी का सामना करना पड़ा, जबकि बढ़ाई गई भू राजस्व राशि को सरकार ने कोई कमी नहीं किया था। किसानों की कठिनाइयां बढ़ी और उन्होंने विद्रोह किया। किसानों की जगह महाजनों जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ। इसके तहत किसानों ने महाजनों की दुकानदारी से खरीदारी और उनकी खेती करने से मना किया। यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही कृषि दंगे में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश संस्थाओं महाजनों के घरों, व्यापारी केंद्र, किसानों पर हमला और ऋण संबंधी कागजात लूटकर जला दिए गए। अंततः सरकार ने कठोर कार्रवाई कर आंदोलन समाप्त। इसी क्रम में सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1979 बनाया, जिसके तहत कुछ समय के लिए लगान वसूली स्थगित कर दी गई। चंपारण कृषक आंदोलन 1917। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। वस्तुतः 3 कठिया प्रथा को विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे। दरअसल नील बागानों एवं ठेकेदारों ने चंपारण के किसानों को भूमि के सर्वाधिक उपजाऊ 3 कट्ठा क्षेत्र पर नील की खेती के लिए बाध्य किया गया, जिसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी चंपारण पहुंचे और वहां आंदोलन को नेतृत्व किया। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा। आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक जांच समिति बनाई, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इसने किसानों की समस्या और आरोपों को सही बताया और इस क्षेत्र में 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया। गुजरात के खेरा आंदोलन 1918 में होता है। गुजरात के खेरा क्षेत्र में फसल नष्ट हो गई और किंतु लगान पहले की तरह ही वसूला जा रहा था। अतः किसानों की कठिनाइयां बढ़ी। ऐसे में मोहन लाल पांडे एवं शंकर लाल ने आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इस आंदोलन से जुड़े रहे और इस विठल भाई पटेल ने यह मांग रखी कि किसानों का संपूर्ण लगान माफ कर दिया जाए। अंततः गांधी जी के प्रयास से सरकार इस बात पर सहमत हुई और जो लोग स्वेच्छा से लगान दे पाए उन्हीं से लगान वसूला जाए। मोपला कृषक विद्रोह 1931। केरल में मालाबार क्षेत्र में मोपला किसान थे, जिन्होंने जैनमी जमींदार के विरुद्ध विद्रोह किया, जो हिंदू थे। विद्रोह का मूल कारण जमींदार द्वारा किया जा रहा किसानों का शोषण, किंतु इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संघर्ष तथा सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। बारदोली आंदोलन सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। गुजरात के बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ संघर्ष किया, किंतु सरकार ने भू राजस्व की राशि में 22% की वृद्धि की, जिसका किसानों ने विरोध किया। यहाँ किसान आंदोलन के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल ने किया कि गांधी की इस आंदोलन से जुड़े अंततः सरकार ने राजस्व वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान मैक्सवेल की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने लगान में कमी करने का निर्णय लिया और इसी समय बॉम्बे का गवर्नर विल्सन, भारत का वायसराय इरविन था। इसमें बॉम्बे का गवर्नर कौन था? विल्सन था और भारत का वायसराय इरविन था।
बारडोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी और आंदोलन में काली पराज जनजाति का नाम गांधी ने रानी पराज कर दिया। काली पराज जनजाति का नाम क्या कर दिया? रानी पराज कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई। इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती किया। इसके महासचिव NG रंगा थे और इन सभा में किसानों की घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके प्रमुख निम्नलिखित थे। भू राजस्व में 50% की कमी की जाए, ऋणी वसूली स्थगित हो जाए और आर्थिक शोषण से किसान को मुक्ति मिले। जमींदार प्रथा समाप्त की गई। साहूकारों को लाइसेंस दिया गया ताकि वे निर्धारित ब्याज पर ही ऋण दे सके। कृषि फसलों को उचित मूल्य दिया जाए। ठीक है, वीडियो कितना 30 मिनट का हो चुका है और अगला है तेभागा कृषक आंदोलन।